हेलो और स्थिर विद्युत आवेशों की इस बेहद दिलचस्प दुनिया के हमारे आज के विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन काल में हुई शुरुआती खोजों से लेकर उन सटीक गणितीय नियमों तक का सफर तय करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। हम देखेंगे कि ये अदृश्य ताकतें असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए विज्ञान के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन शक्तिशाली रहस्यों को उजागर करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी स्पष्ट है। सबसे पहले हम विद्युत आवेश के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, फिर आवेशन की 3 विधियों पर बात करेंगे। उसके बाद आवेश का संसूचन करने वाले विद्युतदर्शी को देखेंगे, फिर आवेश के मूल गुणधर्म और अंत में कूलॉम के नियम को डिकोड करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, विद्युत आवेश के मूल सिद्धांत। ईसा पूर्व 600 के आसपास मिलेटस के थेल्स ने कुछ दिलचस्प खोजें की थीं और उसके बाद के प्रयोगों ने हमें बताया कि आवेश वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं। और ये जो अभी हम देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि आवेश काम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम रेशम से रगड़ी गई 2 कांच की छड़ों को एक साथ लाते हैं तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, मतलब प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन अगर हम एक कांच की छड़ और बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ को पास लाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आवेश 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सीधे शब्दों में कहें तो एक जैसे आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे विकसित होता है। भाग 2, आवेशन की 3 विधियां। सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 सही तरह की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो असल में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में कूद जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाती है और जो उन्हें ग्रहण करती है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाती है। हम इसे इस टेबल में बिंदु दर बिंदु देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच हमेशा धनात्मक आवेश लेता है और रेशम ऋणात्मक हो जाता है। दूसरी विधि भी बहुत ही सीधी है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इसका सीधा मतलब है फिजिकल कांटेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक आवेशित धातु की छड़ है और हम उसे किसी अनावेशित धातु से छूते हैं, तो क्या होगा? आवेश बस बहकर दूसरी वस्तु में भी फैल जाएगा। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक ही तरह का आवेश आ जाता है। अब ये तीसरी विधि थोड़ी सी जादुई लग सकती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें वस्तुएं बिना एक दूसरे को छुए ही चार्ज हो जाती हैं। चलिए इसे चरण दर चरण समझते हैं। जब एक ऋणावेशित छड़ को एक न्यूट्रल धातु के गोले के पास लाया जाता है तो गोले के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूर वाले सिरे पर चले जाते हैं। फिर हम उस दूर वाले सिरे को जमीन से जोड़ देते हैं, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाते हैं। अंत में जब हम जमीन का तार और छड़ दोनों को हटा लेते हैं तो वो गोला स्थायी रूप से धनावेशित हो जाता है, और ये सब बिना किसी सीधे संपर्क के हुआ। अब आते हैं भाग 3 पर, आवेश का संसूचन, विद्युतदर्शी। चूंकि हम आवेशों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए वैज्ञानिक एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह उपकरण बिल्कुल उसी प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। इसे बिंदु दर बिंदु देखते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु ऊपर लगी हुई धात्विक डिस्क को छूती है तो वह आवेश नीचे लटकी हुई सोने की 2 बेहद पतली पत्तियों तक पहुंच जाता है। क्योंकि दोनों पत्तियों पर एक ही जैसा आवेश आता है, वे तुरंत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। पत्तियों का यह फैलाव देखकर हम सीधे तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आवेश के मूल गुणधर्म। प्रकृति में आवेश ऐसे ही मनमाने ढंग से काम नहीं करते, वे कुछ बहुत ही सख्त नियमों से बंधे होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 गुणधर्म हैं। पहला है योज्यता, जिसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम का कुल आवेश उसके अंदर मौजूद सभी धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का एक साधारण गणितीय जोड़ होता है। दूसरा है निश्चरता, जो हमें बताती है कि कोई वस्तु चाहे कितनी भी तेज गति से क्यों न चले, उसका आवेश कभी नहीं बदलता। और सबसे अहम है संरक्षण का नियम, मतलब आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के विलोपन में शुरुआत में भी कुल आवेश शून्य होता है और अंत में भी शून्य ही रहता है। आवेश का एक और बेहद जरूरी गुण है जिसे क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम आवेश को अनंत रूप से छोटे हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये हमेशा पैकेट या फिक्स टुकड़ों में ही मिलता है। जैसे हम बाजार से आधा सेब तो खरीद सकते हैं, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। आवेश हमेशा एक मूलभूत इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में ही मौजूद होगा। और वो मूलभूत पैकेट या इकाई आखिर है क्या? वो है ये विशिष्ट संख्या 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश है, जो असल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश होता है। मिल्टन ने अपने मशहूर तेल बूंद प्रयोग से इस सटीक नंबर को साबित किया था। और अब हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा, भाग 5, कूलॉम का नियम समझना। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाले बल को हम सटीक रूप से कैसे मापें? इसका जवाब 1785 में चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही वो मशहूर समीकरण है जो इस पूरी घटना को गणित के रूप में हमारे सामने रखता है। आइए इस समीकरण को बिंदु दर बिंदु डिकोड करते हैं। F यहाँ स्थिर वैद्युत बल है। Q1 और Q2 वे दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। R उनके बीच की दूरी है, और ध्यान दें, दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतनी ही तेजी से गिरेगा, क्योंकि ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और अंत में K एक समानुपाती नियतांक है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम या मीडियम क्या है। अभी हमने माध्यम का जिक्र किया। यहीं पर परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भूमिका आती है। जब आवेश निर्वात या हवा में होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम होता है, लेकिन अगर हम इन्हीं आवेशों को पानी या कांच जैसे किसी और माध्यम के अंदर रख दें तो उनके बीच का बल कम हो जाता है। बल कितने गुना कम होगा, यही उस माध्यम का परावैद्युतांक तय करता है। इन विशिष्ट मानों पर जरा गौर कीजिए। हवा का मान लगभग 1 है, जिसका मतलब है कि बल लगभग वैसा ही रहता है जैसा निर्वात में होता है। लेकिन आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर को देखिए, इसका मान 80 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो आवेशों को हवा से निकालकर पानी में रख दें तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक बल 80 गुना कमजोर हो जाएगा। ये माध्यम का एक बहुत ही बड़ा और नाटकीय प्रभाव है ना? अब चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसकी एक विशिष्ट दिशा होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बल किसी भी बेतरतीब दिशा में नहीं लगता। ये हमेशा उन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा के ठीक अनुदिश ही कार्य करता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना के साथ समेटते हैं। हमारी गणनाओं के अनुसार यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लें तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जरा सोचिए, 10 के आगे 39 शून्य, ये सच में अकल्पनीय है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर परमाणु संरचनाओं को एक साथ बांधे रखने वाला ये विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से 10 की घात 39 गुना अधिक मजबूत है, तो फिर ब्रह्मांडीय स्तर पर ग्रहों और तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण का ही राज क्यों चलता है? इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की वस्तुएं विद्युत रूप से उदासीन होती हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। लेकिन उस सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो यह विद्युत क्षेत्र ही है जो हमारे पूरे अस्तित्व को थामे हुए है। विज्ञान के इन रहस्यों को जानने की हमारी यह जिज्ञासा आगे भी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए।